Assalamu alaikum once again and welcome back to Surf Excel. And Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So Janab, it is the 11th match of Champions Trophy 2025, England versus South Africa, and England has not done anything at all. 180 का टारगेट सेट किया है साउथ अफ्रीका के लिए, विच इज़ वेरी बिलो पार. और जिस तरह इंग्लैंड ने आज खेला ऐसा लगा डिसहार्टेंड इंग्लैंड थी ये. और बिल्कुल जब आप बाहर हो जाते हैं एक टूर्नामेंट से और जिस तरह की परफॉर्मेंस आती है उसी तरह की अनकनेक्टेड टीम, डिसकनेक्टेड टीम जो है वो परफॉर्मेंस आई. और 180 इज़ नो बिग टोटल फॉर साउथ अफ्रीका टू चेज डाउन. बात करेंगे इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी. आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे तो स्टार्ट सेंडिंग #AskLala #AskYusuf. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल आज सवेरा एक मरतबा फिर अभी इंग्लैंड ने जो बैटिंग की है इनके गुज़िश्ता दोनों मैचेस की कारकर्दगी इसमें भी झलक रही है कि शायद वो ये मैच भी जीतने के लिए आगे जाने नहीं चाहते हैं. वो ख़त्म हो टूर्नामेंट और हम वापस जाएँ. जब आप हारते हैं तो यही इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है. ये देख के लोग ये भी सोचेंगे बांग्लादेश के खिलाफ अगर पाकिस्तान का मैच हो जाता तो पाकिस्तान भी कहीं 3-0 ही ना हो जाता. तो इसी पे बात आगे बढ़ाएंगे. कितना मुश्किल होता है कि जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं और आपका आखिरी मैच हो. बात करेंगे खालिस एक अकासी कहते हैं ना, अकासी लफ्ज़ होता है, अकासी करती अकास कर रही है, अकासी है, अकासी है. ये उसका मजहर है, उसकी आपको रंग नज़र आते हैं उसमें. ये वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी. पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. कितना मुश्किल होता है यूसुफ साहब आपके लिए ज़हनी तौर पर टूर्नामेंट में रहना जबकि आप सामने नज़र आ रहा है कि आप आउट हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ा मुश्किल होता है बात का, क्योंकि एक दो टूर्नामेंट हमने ऐसे खेले हैं 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप के नज़र आ रहा था कि अब बाहर हो गए हैं. जैसे 3 में जिम्बाब्वे का आखिरी मैच ख़त्म था, हम बाहर थे. जिस तरह का करना था वो पता नहीं 300 रन मार्जिन से जीतना था वो हो ही नहीं सकता. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको खेलना. फिर 2007 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ, लेकिन वो मैच हम जीत गए थे आखिर में. जिम्बाब्वे से मैच था हमारा, लेकिन पहले ही पता चल गया था हम बाहर हो गए. तो जब बहुत ही मुश्किल काम होता है. जैसे आज इंग्लैंड का आप देख लें बिल्कुल कि उनकी बैटिंग स्वाय जो रूट के जो नज़र आ रहा था कुछ खेल रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही थी, जो मुझे डर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अंदर खेल रहा है, बैट बंद हो रहा था. उसी में वो बोल्ड हो गया. क्योंकि इन चीज़ों का आपने मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान खेलना होता है. लेकिन ठीक है, इतना अच्छा बड़ा प्लेयर है, बाज़ का आप इतनी बुरी चीज़ें चल रही होती हैं इर्द गिर्द, आप उसी फ्लो में आप भी गलत खेल जाते हैं. लेकिन लग रहा था कि ये मिस गया हुआ तो ये आउट हो जाए, तो वही हुआ जो रूट का. लेकिन क्या प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है. जो टीम के हालात बने हुए थे वही नज़र आया उनका. मगर ये चीज़ परफॉर्मेंस जो थी ये नज़र लग रहा था कि हो जाएगा ऐसे. बट यूसुफ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें होती हैं कि प्लेइंग फॉर योर ओन प्राइड और अब आपने अपनी प्राइड के लिए खेलना है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर प्राइड. इवेंट में ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, इंग्लैंड हैज़ अ नेम ऑन इट्स ओन. तो वो प्लेइंग फॉर द प्राइड इतनी ज़्यादा क्या प्लेयर्स के अंदर आता है ये जोश जज्बा इन बातों से, या ये सिर्फ बातें हम बाहर से बैठ के करते हैं? नहीं होती भी है कि आपने अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आपने अपना भी स्कोर करना होता है, टीम को भी लेके चलना. लेकिन आप दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को भी दाद दें कि उन्होंने बड़ी मिक्स बॉलिंग की है. फील्डिंग भी बहुत अच्छी, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त, कैच कितने अच्छे हुए हैं. उन्होंने एक ओवरटर्न का कैच बहुत ज़बरदस्त किया है, पता नहीं निगडी ने किया था शायद. आप देखिए मिक्स बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट को सामने रख के वो बॉलिंग कर रहे हैं. वो एक ये नहीं कि जो बॉलिंग साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं यहाँ भी वही बॉलिंग करें, नहीं. उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्स किए हैं. बटलर को उसने मिक्स पे आउट किया है निगडी ने. वो मुसलसल आपको चैलेंज कर रहे थे, एक तरह की बॉलिंग नहीं दे रहे थे. मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ तरह की बॉलिंग फेंक रहे थे, कभी तेज़ कर रहे थे, कभी स्लो कर रहे थे, मिक्स बॉलिंग कर रहे थे, जिससे उनको भी एडजस्ट करने में मुश्किल हुआ है. गो कि वो बुरा खेले हैं, लेकिन इनको भी क्रेडिट जाता है, इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है. कैच भी एक मैको यानसन ने भी बड़ा अच्छा कैच उसने भी बहुत अच्छा कैच किया. हैरी ब्रूक का वालिडी ने, इन लोगों ने अच्छे कैचेस किए हैं. मेरा ख्याल है कि वापस जाके ये बैठेंगे सारे, रीथिंक करेंगे. और मेरा ख्याल है कि मैकुलम को भी थोड़ा रीथिंक करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बेसबॉल हर जगह फ़ायदा नहीं. बहुत फ्लैट विकेट हो उस पर ज़रूर देता है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी टफ कंडीशन हो वहाँ कंडीशंस को रिस्पेक्ट करने वाली क्रिकेट वो ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं. आप देखें, अच्छा, वो इन चीज़ों को समझते हैं. वो भी तेज़ खेलते हैं, लेकिन बास बॉल उन्होंने कभी नाम नहीं लिया और ना वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं. इसीलिए वो हर जगह जाके अपने आप को एडजस्ट करते हैं. वो अडॉप्ट करते हैं कंडीशंस को, विकेट को, सिचुएशन को, अपोजिशन को.
उनमें ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। तो मैकुलम का जो अपना खेलने का अंदाज था ना, वो अभी तक दूसरों में भी चाह रहे हैं वैसा है, लेकिन ये कहीं कहीं कामयाब हो सकता है, हर जगह नहीं। मतलब आप ये मानते हैं कि ये वाली परफॉर्मेंस के बाद अब इंग्लैंड को ये चाहिए कि बेसबॉल से बाज आ जाए थोड़ी देर के लिए? देखिए आप कंडीशंस को तो देखें ना, बास्केटबॉल हो जाएगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट खेले थे पहले के बाद, पहले टेस्ट में बिल्कुल फ्लैट विकेट थी, 800 रन एक कारा, 650 एक ने किया, तो उसमें तो बास्केटबॉल चल सकती है। अगले में आप कंडीशंस डिफरेंट थी, वो वहां भी वही खेल रहे थे, तो इसलिए दोनों टेस्ट हार गए वो। तो आपको कंडीशंस को देख के भी अपने आप को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका अभी ठीक है, उन्होंने बारी खेलनी है, अभी उन्होंने बैटिंग करनी है, बट यस आपको बिल्कुल दिख रहा है दैट साउथ अफ्रीका हैज़ क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। जो ओडीआई का बड़ा इवेंट हुआ था 2023 यानी द वर्ल्ड कप ऑफ ओडीआई, वहाँ पे भी जो टॉप टीम्स हमारे सामने आई थी दैट वाज इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और अब जब हम वो पूरा 1 साल गुजारने के बाद अगले साल 25 में आते हैं, फिर ये टॉप 4 टीम्स आई हैं, यानी इवन जीतने के बाद, सेमीफाइनलिस्ट बनने के बाद वो अपने उसी प्रोसेस में रहे और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, एंड अगेन वी सी ऑल दीज 4 टीम्स टॉपिंग अगेन। देखिए इन टीम की सबकी ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये जो बायलैटरल सीरीज़ है ना, उसमें अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करते रहते हैं। ये उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं खिलाते, अगर आप एक्सेप्ट टेस्ट मैचेस, उनमें ये अपनी पूरी टीम खिलाते हैं। टेस्ट मैचेस का अभी भी इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों में अभी, इंग्लैंड में भी है, इन लोगों में अभी भी प्राइड है कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, यही एक बेस्ट क्रिकेट है जो जिसमें हर चीज़ टेस्ट होती है जी। उसमें ये अपनी पूरी टीम खिलाते हैं। अदरवाइज T20 में देख लें आप, हमारे खिलाफ उन्होंने क्या टीम खिलाई थी, दोनों ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी और इन्होंने भी साउथ अफ्रीका। फिर न्यूजीलैंड ने जो ट्रेनिंग तो हमारे खिलाफ कर लेते हैं। जो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान भेजी थी, उसमें भी सारे नए प्लेयर थे, तो वो लोग अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करते रहते हैं, और जो मेन प्लेयर है उनको साथ साथ रेस्ट भी मिलती रहती है। इवन जो अभी साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन में आपको खेलती हुई दिखी, उनके सारे लड़के नहीं थे, साउथ अफ्रीका लीग चल रही थी, उन्होंने कहा वहीं खेलते रहो तुम लोग, यहाँ आके खेलने की जरूरत नहीं, हम अपने लड़के खिलाएंगे। जैनसन भी नहीं था उसमें, मेरा ख्याल है रबाडा भी नहीं था, तो वो उन्हें पता है कि उन्होंने करना क्या है, प्लानिंग है, सारी चीज़ें उनके सामने है, उसको लेके चलते हैं। और देखें मुसलसल, जैसे आपने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बताया, मेरे ज़हन में नहीं था ये कि बड़े वर्ल्ड कप के ये भी सेमीफाइनलिस्ट थे, अब भी वही हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, सिस्टम है, उनकी प्लानिंग है, उनके सारा जो सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से वो कंटिन्यू एक अच्छी पोजीशन पे हर बड़े टूर्नामेंट में आते हैं, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखती है उनकी तरफ से। मगर जिस तरह हमने ये बात की कि हम बायलैटरल्स जीत के बहुत खुश होते हैं, बायलैटरल्स अपने नाम कर लेते हैं, दो के जो दूसरी टीम्स हैं वो हमारे खिलाफ अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम खिला रही होती हैं, उसके बावजूद हम बड़ा उसमें वो करते हैं, जी हम ये जीत गए, हम यहाँ जीत गए, हम वहाँ जीत गए। हम बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम बायलैटरल्स में अपनी बेंच को जो है वो वक्तन फ़वक्तन, मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है, नीदरलैंड्स के खिलाफ भी हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम खेल रही होती है। अजीब मामला ये है जो कि समझ से बाहर है कि हम आईसीसी इवेंट में आके सारे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, और ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। ये ऑपोजिट है, हाँ, कि दूसरी टीमें जो हैं वो अपनी मेन टीम आईसीसी में खिलाती हैं, बिल्कुल, और जो बायलैटरल है उनको आजकल मुझे लगता है कि वो इतना सीरियसली नहीं लेते, स्वाय टेस्ट क्रिकेट, वो अपनी टीम बना रहे होते हैं बड़े इवेंट के लिए, क्योंकि हर साल ही टूर्नामेंट उसमें टेस्ट मैचेस का क्या इसका एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस, वो भी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू की है, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसके पॉइंट्स के जो है जो सिस्टम है, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया ना, टीमें जीतने के लिए जाती हैं, वो बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें बायलैटरल सीरीज में हमें भी अपने नए प्लेयर्स को आजमाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक आधा कोई इवेंट भी खिला दें, जैसे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 1 साल के बाद, तो आप अपनी नए बेंच स्ट्रेंथ चेक करें, उसमें आपको प्लेयर मिल जाएंगे, तो उसके बाद आपका 27 में बड़ा वर्ल्ड कप है, उस तक हमारी जो है ना सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कई प्लेयर मिल सकते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट है जी। अब अच्छा, ये सब कथा कलामी के माध्यम, आपने कहा कि ये जो टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं, इनको पता है कि इन्होंने क्या करना होता है, क्या हम ये जानते हैं कि हमने क्या करना है? अगर पता होता तो ये तो ना होता कि डिफेंड कर रहे होते। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पास टैलेंट है जी, लेकिन उसकी स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है, उसके लिए कोचिस की भी जरूरत है, और इंसान अपने आप को भी करता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे लें, मुरलीधरन के पास टैलेंट था जी,
लेकिन उसको दूसरा करना नहीं आता था। ये नई स्किल थी, उसने सकलैन को देख के सीखी, कोचेज ने उसकी हेल्प की, उसने खुद भी मेहनत की। वसीम अकरम को मैंने खुद बोलते हुए सुना है कि मेरा बॉल अंदर आता था, बाहर नहीं निकलता था। तो मैंने कोशिश की, अपनी उंगलियां बॉल पे कोई इस तरह की, बाजू ऐसे किया और मैंने वो करना शुरू किया, बॉल बाहर निकालना। तो मेरी पेस कम होगी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं उस पर लगा रहा तो मेरी पेस भी सही होगी उसी लाइन के साथ। जैसे अंदर तेज आता था वैसे बाहर निकलना। ये क्या स्किल डेवलप हो रही है, टैलेंट तो है, क्यों नहीं है। अब आप और देखें, कई प्लेयर है, धोनी को देखें, धोनी में टैलेंट है, उसने हेलीकॉप्टर शॉट निकाल दी। बिल्कुल। तो आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, इनहैंस करते हैं। बिल्कुल। पहले ये है कि टैलेंट तो देखें, इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है, इसीलिए टीम में आता है। कुंबले का भी शुरू में गूगली नहीं होता था? हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, वो बहुत पहले खेला है। जब मैं आया था उस वक्त उसका गूगली होना शुरू हो गया था। वैसे वो मोस्टली टॉप स्पिनर था, लेकिन ये है कि आपके अंदर होती हैं चीजें, आप उसको इम्प्रूव करते। क्लासन को देखे, इसने बहुत ज्यादा अपने स्किल को इम्प्रूव किया है। टैलेंट था, उसने इम्प्रूव किया स्किल को, किस लेवल पे पहुंच गया। आप जैसे आपने सकलैन मुश्ताक की बात की है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वन फाइन डे वो नींद से सोकर उठे तो एकदम से उनको दूसरा करना आ गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने कहा जी एक नई वैरायटी लानी चाहिए, डिसीव करना चाहिए। मैं लगा रहता था हर टाइम, मैं कोई चीज नई करना चाहता था, क्योंकि देखिए बहुत से ऑफ स्पिनर थे उस टाइम, लेकिन जो ये आया इसने तो दुनिया बदल दी ना ऑफ स्पिनर की। मुरलीधरन की दुनिया बदल दी इसने, तो सिर्फ ऑफ स्पिन ही कर रहा होता था। तो सकलैन ने लोगों को दिखाई चीज और उन्होंने मेहनत की और नई स्किल सीख ली। बिल्कुल, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए कहा जाता है, फास्ट बॉलर अपनी पेस से डिसीव करता है, फास्ट बॉलर अपनी क्वालिटी से डिसीव करता है, मगर जो स्पिनर होता है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैरायटी फौरन लेकर आनी होती है, क्योंकि इवेंचुअली बैटर्स रीड करना शुरू कर देते हैं स्पिनर को, और वंस जब रीड करना शुरू करते हैं, आप अगर वैरायटी नहीं लाएंगे तो आप कॉल आउट हो जाएंगे, आप पता चल जाएगा। देखिए टैलेंट है हमारे पास ना, इस पे हमने स्किल पे काम करना और हमने बेहतर कोचेस का इंतखाब करना है ताकि उनकी स्किल को बेहतर करें। वो यहाँ हो नहीं रहा काफी अरसे से। जब तक ये चीजें नहीं होंगी वो टैलेंट तो जाया हो जाएगा ना। ठीक है, ये क्या मैं सुन रहा होता हूँ कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन हमने उस स्किल नहीं बनने दी उनकी, बिल्कुल उनको नर्चर ही नहीं किया। उन्होंने खुद भी कोशिश की। स्किल डेवलपमेंट वाला शोबा आपके ख्याल में, जो कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बेहतर करने की चीज है, उसमें हम पीछे हैं, काफी बहुत पीछे हैं। दुनिया आगे निकल गई है स्किल को इम्प्रूव करने में, हम लोग वहीं लगे हुए हैं कि ये स्ट्रांग होना चाहिए। भाई टैलेंट है, स्किल हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यही क्लासन है ना, पहले इस तरह नहीं खेलता था। पहले मुरलीधरन वो दूसरा नहीं करता था जी। वसीम अकरम का पहले बॉल बाय नहीं, टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन स्किल पे काम किया, कोचेज ने हेल्प की, खुद मदद की अपनी। तो ये सारी चीजें होंगी तो हमारा ये टैलेंट है, यहीं से प्लेयर निकले ना। जावेद भाई कहाँ से आए? टैलेंट था, उन्होंने अपनी चीजों पे काम किया। ज़हीर अब्बास कहाँ से आए? यहीं से आए। इंजमामुल हक, सईद अनवर, हनीफ भाई, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, किस किस का नाम लेंगे आप? सकलैन, सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर। शाहिद अफरीदी, इन्होंने अपनी बैटिंग पे भी काम किया, बॉलिंग में जो इसका ड्रिफ्ट होता है, टैलेंट था तो वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, स्किल पे काम किया। डिबेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा आती है, जो हम पास्ट ग्लोरीज की बात करते हैं। आपने वसीम अकरम का नाम लिया, वकार यूनुस का नाम लिया, शुएब अख्तर, आप खुद इंजमामुल हक। ये डिबेट हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आती है कि नेचुरल टैलेंट के ऊपर हम डिपेंड करते रहे। उस वक्त तक दुनिया जो है वो भी नेचुरल टैलेंट पे थी और हमारा नेचुरल टैलेंट दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा था, इसलिए हम अच्छी क्रिकेट खेलते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे मुल्क नेचुरल टैलेंट के बाद उस अगले स्टेप पे चले गए, जहाँ नर्चरिंग आ गई, मॉडर्न डे फिटनेस आ गई, मॉडर्न डे टेक्निक्स आ गई, और वो एडअप करके उन्होंने अपने उस नेचुरल टैलेंट की जो कमी पेशी थी हमारे मुकाबले में, उसको इन्हांस किया और उनका खिलाड़ी हमसे बेहतर हो गया। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई यूनिकॉर्न आएगा अचानक से, कोई ऐसी शाख से टपकेगा और हमें फौरन मिल जाएगा और हम खिला देंगे। हम अभी तक उस चीज़ पे रुक गए हैं कि नेचुरल टैलेंट ही कुछ करके दिखा देगा, इसलिए हम उसको इन्हांस नहीं करते। सही है ये डिबेट? नहीं, देखिए मैंने तो पहले कहा नेचुरल टैलेंट तो होता है ना। उसको हमने बेहतर कैसे करना है और अच्छा कैसे करना है, उसके लिए स्किल पे काम करना है। डिफरेंट लोगों ने किया है, हम वैसे कर नहीं रहे। ठीक, वैसे हमारा कोचिंग प्लानिंग वैसे नहीं चल रही, वैसे हमारे प्लेयर कोशिश नहीं कर रहे कि हम कोई नहीं। मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक प्लेयर से कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो हम इस तरह काम करते हैं। ठीक है, वो मेरा कॉन्फिडेंस ना खराब करना। यार मैं वो चीज़ बेहतर कर रहे हो, कह रहे मेरा कॉन्फिडेंस ना खराब करना जो बना हुआ है। तो मैंने यार मैं जो गलत कर रहा हूँ मुझे गलत करने दो, कॉन्फिडेंस खराब ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर ये अगर टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ है, प्लेयर्स किसी और की ज्यादा सुन रहे होते हैं या कोई और? ऑब्वियसली आप जब देखें, मैंने उस दिन भी कहा है कि जब तक आप पावर नहीं देंगे ना, जैसे अब सकलैन भाई आ गए हैं, इनको पावर देनी पड़ेगी।
इनके साथ देखें, अब कोई और इसके साथ आ गया, सब कहें जी वोटिंग के साथ ही होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। सकलैन को पूरी पावर होनी चाहिए, वो अपने बंदे लेगा, वही सारी चीज़ें करेगा और उसको टाइम दें आप। अगर उस टाइम में नहीं होता ठीक तो आप मूव ऑन कर दें, किसी और को ले लें, लेकिन किसी को पावर दें, आपको काम करे कोई, नहीं तो कोई किसी की सुनेगा ही नहीं ना। हाँ नहीं, पावर देना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीम बनाएं और चेयरमैन के पास सीधे चले जाएं और टीम अप्रूव करवा दें और कोच बीच में सोच रहा है कि अभी हुआ क्या, कहाँ गई टीम, मुझे नहीं पता चला उस टीम का। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करते। आप उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपने पावर प्लेयर्स को बहुत दी हुई थी, उस वजह से भी नुकसान हुआ। ये हम एहसान मानी के दौर की बात करें या रमीज राजा के दौर की? रमीज भाई के दौर की। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की हैं बीच में, लेकिन ये एक ऐसी चीज की है, आप बाद में बात कर लें, लेकिन ये जो चीज है कि अपना जो पावर दे दी थी प्लेयर्स को, ये मेरे ख्याल उनसे गलत जो कहते हैं ना, शायद गलत फैसला था। नहीं, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई मेरा ख्याल है। वो कोई अंदाजा गलत होगा। नहीं, कोई नहीं चाहता कि क्रिकेट खराब हो पाकिस्तान की, या अपना नाम कौन खराब करेगा, कोई भी चेयरमैन नहीं खराब करना चाहता। मैं अगर बैटिंग कोच आया तो मैं क्यों अपना नाम खराब करना चाहूँ, मैं तो अच्छी चीज बताऊंगा। मेरा ख्याल से अगले वाला कोई गलत उसका एडवांटेज ले ले, ये और बात। मेरा ख्याल से वो शायद जिस टाइम फ्रेम में वो प्लेयर रहे, उन्होंने ये देखा कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और कमांड दी जाती है, क्योंकि वो इमरान खान के ज़माने में उन्होंने वो देखी चीज़ें, तो प्लेयर्स को कमांड देना शायद उन्होंने समझा कि सही होगा। मे बी दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मगर प्लेयर टू प्लेयर मैटर करता है कि कौन सा प्लेयर कमांड हैंडल कर सकता है और कौन सा प्लेयर कमांड की वजह से भूल जाता है कि वो गेम से बड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा ये आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि शायद वो इमरान भाई को देख के वो समझ रहे थे कि ये भी वैसे कर रहे हैं। डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इमरान भाई में और एक दूसरे किसी प्लेयर में। वो जिस तरह की चीज़ें कर रहे होते थे वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसमें आगे शायद उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी गैप रह गया। हाँ। और अगर उन्होंने प्लेयर को कमांड भी दी, मतलब हम इंजमामुल हक का हमेशा वो किस्सा सुनते हैं दैट ही वाज इल बट इवन देन ही सेड नहीं, तुम ही खेलोगे जाके, तुम ही करोगे। बट उसके बावजूद डरते थे सारे प्लेयर्स उनसे। बहुत ज़्यादा एक गैप था सारे प्लेयर्स का। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप था एंड दैट रिस्पेक्ट वाज देयर ऑलवेज एवरी टाइम। था ना? हम नहीं खेले उनके साथ। हाँ, बट सुने तो किससे हैं ना? वो कहीं खड़े होते हैं, हमें बहुत वो डर लग रहा होता है। ये नहीं कि कोई हमें कुछ कहेंगे, लेकिन एक तहजीब, एक डिस्टेंस जी वो पता चल रहा होता है कि भाई बात करनी है बड़े तरीके से। आपके टाइम पे किस सीनियर से आपको डर लगता था? अरे डर नहीं लगता था, बहुत रिस्पेक्ट थी, स्पेशली इंजी भाई। इंजी भाई क्योंकि बहुत कम बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ जब बैटिंग हम कर रहे थे, हालांकि 4000 रन हैं हमारे दोनों की पार्टनरशिप। खामोशी में हुए वो, खामोशी में वो बिल्कुल। जब बहुत ज्यादा मैं कोई ब्लंडर करता था ना, फिर आते थे तो आगे से इतना कहते थे अभी ठहर जाओ। हाँ, अभी ठहर जाओ। बस समझ जाते थे कि यार कोई बड़ी गलती हो रही है, वरना ये तो बोलते ही नहीं है। हाँ। ये पूरे एम्पावरमेंट देते थे कि आप अपनी गेम करो, अपना जो है वो निकालो। लेकिन वो जब बहुत ज्यादा गड़बड़ होती थी फिर आके बोलते, फिर हम समझ जाते थे। इसीलिए 4000 रन की पार्टनरशिप है। तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया इंजी भाई और सईद भाई को। सईद भाई तो वैसे ही सामने वाले प्लेयर को इजी कर देते थे, खुद ही रन्स कर रहे होते थे, दूसरा आराम से सिंगलों से अपना काम चला रहा होता था, लेकिन वो सारा मैच इजी कर देते थे। तो दो प्लेयर्स से खेलने का जो फायदा हुआ है वो शायद मेरा ख्याल है कि वो इन बच्चों को वो चीज़ ना मिली है। और फिर आपके साथ आपका जूनियर जो खेला, जिस पे आपको लगा कि हाँ मैं इसके साथ पार्टनरशिप करता हूँ तो कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुश्किल सवाल। मैं वैसे जूनियर इतना खेल ही नहीं सका बाद में। 2007 के बाद तो इतना खेलने नहीं दिया इन्होंने। हाँ। बट सईद भाई और इंजमाम के अलावा आपके साथ किस आपकी पार्टनरशिप किसके साथ खेला हूँ। उसके बाद तो मेरे 3 साल में 17 टेस्ट मैच हैं। 3 साल में 17 टेस्ट मैच। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास ज्यादा क्रिकेट नहीं है। नहीं ना, खेली नहीं। उनका बस रोक दो, यहाँ से ज्यादा रिकॉर्ड ना बने इसमें। हालांकि उसके बाद वाला होना चाहिए था कि इसके बाद तो 50-60 टेस्ट 50 होने चाहिए। मैं 17 टेस्ट मैच खेला हूँ। 73 टेस्ट मैचेस में मेरे 2300 थे टेस्ट। वो उसके बाद जो हमने गैप डाला, जो चीजें हुई हैं, उस पे अब लंबी बहस है, क्या बंदा बात। अच्छा, बिगेस्ट डिफरेंस, सॉरी मैं बिगेस्ट डिफरेंस यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी में दिख जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट का डिफरेंस, एक तरफ हम अभी ठीक है इंग्लैंड की टीम बाहर हो गई, इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, बट पूरा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, एवरी फॉर्मर प्लेयर ऑफ इंग्लैंड, एवरी प्लेयर दैट इज प्लेइंग ऑफ इंग्लैंड, दे ऑल आर बैकिंग रूट कि किसी तरह रूट जो है वो माइलस्टोन अचीव कर ले। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान क्रिकेट में और इंग्लिश क्रिकेट में। देखिए ये तो है ही आपके सामने है, और मैं अपनी बात इसलिए अब करनी पड़ रही है
10,000 के लिए मुझे सिर्फ 230 रन चाहिए थे वनडे में, वो नहीं करने दिए। और मैं शायद वाहिद प्लेयर होता पाकिस्तान का कि मैं दोनों क्रिकेट में 10,000 हो जाता है, लेकिन शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं दोनों में 10,000 रन कर दूं। कुछ लोगों 230 रन खाली, 230 रन में 970 रन है, 9,770 रन है। हाँ अच्छा, ये जैसे इसकी मैं आपके जख्म नहीं कुरेदूंगी। आपको भी नहीं पता? मैं आपको नहीं पता? नहीं, मुझे बिल्कुल पता था। अच्छा, रन्स का पता था? जी। अच्छा, ये जो आपने बैटिंग की बात की, इंजमामुल हक और सईद अनवर के साथ, दोनों की बैटिंग आप पार्टनरशिप में फ़र्क क्या था? देखिए, एक थे इनिंग, दोनों इनिंग बिल्ड करते थे, लेकिन सईद भाई ज़रा तेज़ी से करते थे। अच्छा। इंजी भाई का स्टाइल और था। दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, दोनों पाकिस्तान के लिए। सईद भाई रन्स भी तेज भागते होंगे इंजी भाई के मुकाबले? नहीं, वो भी स्लो। उनका तो एक वो किस्सा भी है ना। हाँ, वो किस्सा भी है एक, सईद भाई वसीम भाई सुनाने ने, कह रहे यार ट्रेनिंग टूनिंग कोई करदा नहीं सी, जो टेस्ट होंदे सी नंबर 1 आ जांदा सी। और मैं कहना सईद तू की करना भाई। तो सईद भाई का भी मेरा मकसद है कि रनिंग उतनी थी, इतना तेज नहीं भागते थे वो, लेकिन वो रन इतने आराम से कर लेते थे कि उनको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह इंजी भाई का भी था। तो दोनों का दरमियान में डिफरेंट है। बातचीत होती थी। इंजमाम साहब का तो आपने बताया, इंजी भाई तो बहुत कम बात करते। सईद भाई से भी वो भी इतना ज्यादा नहीं बोलते थे। वो नहीं इतना बोलते थे, वो सिर्फ रस्से के बाहर जो है ना, ऐसे लगता था कि बहुत परेशान है। रस्से के अंदर दूसरे परेशान हो जाते हैं अंदर आते। तो फिर क्या ये वो जो कहते हैं ना यूएसपी एक प्लेयर का, वर दे द मास्टर्स ऑफ फाइंडिंग द गैप्स? जी सर, उनके आप देखें, उनके गैप्स देखें, उन्हें पता होता था क्योंकि इन्होंने जो प्रैक्टिसें की हुई है ना, देखिए नेट का मकसद क्या होता है, अपने आप मैच में अच्छा करें। तो आपने नेट को ही मैच की तरह लेके चलना है। आप अगर आपका मैच नहीं भी डला हुआ ना, तो आपने अंदर से मैच डालना है कि ये बॉलर आया, इसकी फील्डिंग यहाँ होती, फास्ट बॉलर है मेरे खिलाफ मैच में, फास्ट बॉलर की ये फील्डिंग होती है, तो मैंने नेट में ही गैप में मारना है उसको। स्पिनर आया मेरे खिलाफ, ऑफ स्पिनर आया, इसकी ये फील्डिंग है, मुझे पता है ना, इतने मैच खेले हुए, तो मैंने ऑफ स्पिनर को यहाँ नेट में गैप में मारना है। हाथों में नहीं खेलते रहना। अगर आप नेट में भी हाथों में खेलेंगे तो मैच में भी हाथों में खेलेंगे। जितनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे एग्जाम्स की, उतनी ही कमरा इम्तिहान में आसानी हो जाएगी। जैसे मुशी भाई हमेशा कहते हैं, द मोर यू स्वेट इन द नेट्स द बेटर इट वुड बी इन द मैच। तो वो वाकई ये वाली चीज होनी चाहिए। और जो आप लोग हंस रहे हैं, हाँ हाफिज असर क्यों हंस रहे हैं आप? मुशी भाई की इंग्लिश, मुशी भाई की बात पे नहीं, आप मुशी भाई की बात पे क्यों हंसे आप? मैं तो मुस्कुराता रहता हूँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना असल में। बट जो मतलब जिस तरह आपने कहा ना कि हमने इतना खेला हुआ है उस बॉलर के खिलाफ, हमें पता है वो फील्ड कैसे सेट की, यानी डेटा एनालिस्ट का पर्चा नहीं चाहिए होता था आपको, जो आज के लड़के कहते हैं डेटा एनालिस्ट का पर्चा, तो उसके बावजूद भी नहीं सुनते। मैं खेलूं शुएब अख्तर को, मैं खेलूं सकलैन मुश्ताक को, मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस को नेट पे खेल रहा हूँ, शाहिद अफरीदी लेग स्पिनर आ रहा है, अपना अब्दुल रज़ाक नेट पे इतनी मुश्किलें पड़ गई कि मैच में बड़ी बॉलिंग को खेल रहे हैं। और मैं इनको नेट गैप्स में खेलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कामयाब भी हो रहा हूँ, ज्यादा दफा कामयाब हो रहा हूँ, आउट भी हो रहा हूँ। लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैंने मैच में जाके ऐसे खेलना है। मैं रिवर्स स्विंग भी खेल रहा हूँ वहाँ, मैं यॉर्कर्स भी खेल रहा हूँ, बाउंसर्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। तो इसका मतलब मैच में मेरे लिए जब दूसरी टीम के बॉलर आएंगे, मुझे उनके खिलाफ खेलना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट एक मुझे इंसिडेंट याद आया इस बात से जो आपने बात की। वक्त एक ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से जब वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया में नेट्स करते हुए पाकिस्तान टीम का एक इंसिडेंट जो मेरी आंखों देखी है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके हवाले से बात करेंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So break पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है नेट सेशन। ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर जो है वो हाफ हार्टेडली नेट प्रैक्टिस करे और उसके बाद जो है वो मैच में जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर ले। एंड जो मैं आपको 2022 आप टीम के साथ थे और वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, पर्थ की बात, पर्थ में हमने 2 मुकाबले खेलने थे, उसके बीच के ट्रेनिंग सेशन में समथिंग दैट आई विटनेस्ड, एक बैटर बैटिंग कर रहे थे, एक बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर थे जो बॉलिंग कर रहे थे और वो बहुत हाफ हार्टेडली बॉलिंग कर रहे थे। तो उन पे बैटर वो चिल्लाए और बैटर ने कहा कि पूरी जान मार के बॉलिंग करो कि मुझे पता चले, मैं उसको फेस कर सकूं। सो वो बॉलर आगे से बोले कि हाँ सारी बॉलिंग करके यहीं अनफिट हो जाऊं कि मैच में मैं कुछ ना कर सकूं। अब ऐसी नेट प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा जिसका कुछ हासिल ही ना हो? तो टाइम ज़ाया करने वाली बात हुई। देखिए आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। हाँ। एग्जाम्स की तैयारी पूरी करनी होती है। ये नहीं कि आप
थोड़ा सा पढ़ के तो सो जाएं जी। पूरी तैयारी करनी, एग्जाम्स हैं, आपने पेपर देने, तो ये भी हमारे एग्जाम्स हैं। जो मैच है वो तो थोड़ा पढ़ के सो जाते हैं, वही आ जाता है पेपर में। ये हाँ, और ये प्रैक्टिस है हमारी, इसको हमने सही करना है। एक तो मुझे नहीं पता ये कौन प्लेयर है, लेकिन एक का तो मैं नाम ले देता हूँ। एक हमारे बॉलर थे धानी, वो आज जो बाहर हुए हैं, जो मुझे लगता है शाहनवाज धानी की बात, शाहनवाज धानी, वो हमारा एक बॉलिंग कोच थे शॉन टेट, बिल्कुल, वो सेकलैन भाई के टाइम पे वो बॉलिंग कोच थे। तो उसने इसको बॉलिंग करते हुए देखा 2-4 दिन, तो उसने एक दिन आके कहा है कि भाई ये तो जोर ही नहीं लगा रहा बॉलिंग में, तो ये मैच में कैसे करेगा, इसकी तो आदत बन जाएगी, फिर इसकी बॉल ही नहीं निकलेगी। तो उसको बताया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उसने वो कुछ बात नहीं मानी। तो देखें आज उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, एक अच्छा बॉलर था, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, उसका अपना भी नुकसान हुआ, अभी कहीं भी उसका नाम नहीं लिया जा रहा। यूसुफ शॉन टेट आए, मैथ्यू हेडन आए, मतलब कोई इनका मतलब ये प्लेयर्स बहुत वैल्यू रखते हैं, ये प्लेयर्स बहुत अपने ज़माने के पाई के प्लेयर्स हैं, कोई इन प्लेयर्स को मोल्ड ही नहीं कर सका। ऐसे ऐसे क्या इन प्लेयर्स ये कि इतने रॉक सॉलिड कैसे हो गए हैं अपनी ही उन गलतियों में कि बड़े बड़े नाम आके गुजर गए, बट इनको कोई मोल्ड नहीं कर सका। देखिए शॉन टेट तो थोड़ी देर रहा है, लेकिन वो तो आता था 10 दिन 15 दिन के लिए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैथ्यू हेडन जब आता 10-15 दिन में क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा तो इम्पैक्ट दिखे, वो बता देगा। हेडन पे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा था इन लड़कों का लेकिन वो क्या कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कोई 10 दिन में कुछ कर सकता है। वो आप बात कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जो स्किल्स की बात हो रही है, जो और चीज़ें हैं, वो आप 10 दिन में नहीं कर सकते। उसके लिए आप कंटिन्यू, मैंने तो कहा भी था कि मैथ्यू हेडन को 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, उसको कहें इधर आकर रहे, काम करे, ताकि फ़ायदा हो। ये 10 दिन वाला तो कोई फायदा ही नहीं। ये तो नहीं, तो यानी अभी अफगानिस्तान टीम के साथ यूनुस खान का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, अजय जडेजा का क्या अफगानिस्तान पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ब्रावो का क्या अफगानिस्तान पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, यासिर अरफात अभी साउथ अफ्रीका की टीम के साथ है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ये जो मुश्ताक अहमद जो है वो बांग्लादेश की टीम के साथ हैं, क्या ये छोटे छोटे स्टिंट्स भी इम्पैक्टफुल नहीं होते? ये तो वही टीमें बताएंगी, लेकिन जो आपने मेरे से पूछा उसका मैंने जरूर आपको बताया कि 10 दिन में कुछ जो आप चाह रहे होते वो नहीं हो सकता। जो एक ऑलरेडी कोचेस साथ लगे हुए हैं, ज़्यादा काम उनका है जी। जैसे जोनाथन ट्रॉट का मैं कह रहा हूँ कि वो काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, उसकी वजह से बेहतरी आई हुई, लेकिन इतनी नहीं आई। देखिए आप पहले मैच में बहुत बुरा खेले, 107 रन से हार गए। कल भी बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, आप बड़ी अच्छी बैटिंग ट्रैक पे आप 272 पे आउट हो गए, हालांकि बहुत अच्छे स्कोर हो सकते थे। तो ये चीज़ें बेहतर होती उस वक्त जब आप साथ रहें कंटिन्यू। आप 10 दिन 15 दिन से वो बात नहीं हो सकती। आप अपने वो होता क्या है, मेरा ख्याल है जब जैसे पूछते होंगे कि यहाँ किस कंडीशंस क्या हैं, या क्या कर सकते हैं, किस तरह वो चीज़ें करनी, इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। जो कंडीशंस के एतबार से आपको, वो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जैसे हमारी प्रॉब्लम है कि टैलेंट है, लेकिन स्किल कैसे बेहतर, डीप रूटेड है हमारी, हाँ, स्किल कैसे बेहतर होगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कोचिंग भी, और आप खुद भी माने कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है। वो 10 दिन में नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जितना हमारी खराबी हो गई है इसको तो अच्छा यूसुफ एक और बात है, एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की, आप खुद भी माने, खुद भी माने बहुत जरूरी है ये। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं सारे, ये इतने बासलाहियत थे कि मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट खेलते खेलते पाकिस्तान तक आए, पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हुए उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, मैचेस भी जीते पाकिस्तान के। ये जो नास बेहतर होने वाली वजह नहीं पा रही, आपके ख्याल में जब आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा, कहाँ पर आकर फंस जाते हैं? क्या ये कोई ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार है, यार हमें किसी ने कुछ कहना ही नहीं, हम टीम का हिस्सा है, अच्छा हो बुरा हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में किस जगह पर रुक जाती हैं चीज़ें? देखो हो सकता है इनके माइंड में हो, माइंड का तो हमें नहीं पता चलता कि माइंड में किसी का क्या है, लेकिन जो स्किल को इम्प्रूव करने वाली बात है वहाँ जरूर ये रुक जाते हैं। एटीट्यूड तो पता चलता है साथ काम करते हैं, हमें स्किल को इम्प्रूव करना है, उधर काम करना है। नहीं आप मेरी बात पे नहीं आए, एटीट्यूड का तो पता चल जाता है ना किसी के साथ काम करते हुए कि वो आपकी बात को सुन के कितनी वैल्यू कर रहा है। मैंने वो आपसे पहले ही कहा कि जैसे मैंने उस वक्त कहा कि बाबर आजम को चाहिए कि वो जावेद भाई को कॉल कर ले, सचिन को कॉल कर ले, इंजी भाई को कॉल कर ले, जहीर भाई हैं, किसी से पूछे, मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल, लेकिन अपनी पहले ईगो खत्म करनी पड़ेगी। आप फिर किसी को कॉल करेंगे ना, फिर किसी सीखने की कोशिश करेंगे। सो एक दफा फिर मैं बड़ी क्लैरिटी में आउट लाउड कह दूं कि अगर बाबर आजम साहब आप तक ये कोई क्लिप पहुंचा दे तो बराए मेहरबानी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोहम्मद यूसुफ ने तो यहाँ ऑन ईयर जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑफर कर दिया है, जहाँ आप फंस रहे हैं, जहाँ मसले मसाइल हो रहे हैं बैटिंग में, come and ask to him, sort your things out because we need a batter like you, जिस तरह आपकी trajectory चल रही थी, and with that
शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। एंड सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे लाला। हाँ जी, मुझे सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। मुझे सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लाला लंबी जिंदगी हो भाई। यस काका अल्लाह आफियत वाली, सबको लंबी जिंदगी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, आमीन। अच्छी सेहत और ईमान के साथ। आफियत वाली माशाल्लाह। बहुत जरूरी है सेहत और ईमान के साथ। अभी तो 35 या 30 रिवर्स गियर में चल रहे हैं। सॉरी सवेरा, यूसुफ की 30 या 35 आवाज आई है लेकिन नहीं सुन रहा लाला। कह रहे हैं बहुत हल्की आवाज। आपने क्या कहा यूसुफ? मैं कहा 30 का हो गया, 32-33 का ही। यार काका, अंदर की फीलिंग तो यही कह रही है। नंबर है मेरे अंदर, फीलिंग वही 30 इसीलिए यंग लग रहा है, इसीलिए यंग लग रहा है। माशाल्लाह 1977 की पैदाइश है। इतने सारे लोगों को मैं मेंशन कर चुका हूँ कि यार मैं अपनी किताब में लिख चुका हूँ भाई, अब मुझसे ना आपको बार बार ना पूछा करो। 1977 की पैदाइश है मेरी। हाँ नहीं, बट ये बात बिल्कुल सही है। एज इज जस्ट अ नंबर। आपको अपने हिसाब से अपने आप को जिस तरह फिट रखना चाहिए वो रखना चाहिए, एंड एज वुड ऑलवेज बी अ नंबर। लाला, आपके ज्वाइन इन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि आपने भी इस लॉट, ये जो लॉट है इन लड़कों की, आपने भी इनके साथ आप कनेक्टिविटी में रहे हैं। आप चीफ सेलेक्टर है उस जमाने में जब ये लड़के सारे खेल रहे थे। एक चीज़ जिसमें हम बार बार बात कर रहे हैं, शॉन टेट आए, मैथ्यू हेडन आए, बड़े बड़े खिलाड़ी इनको कोच करने आए, मगर इनको मोल्ड ना कर सके, इनको तब्दील ना कर सके। क्या इनको मोल्ड करना इतना मुश्किल इसलिए हो गया है कि ये खुद में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए कि वी आर द बेस्ट, और ये जो सब हमें बता रहे हैं इनको क्या पता, इन्होंने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलिए? सवेरा, जो सीख रहा होता है, जो प्लेयर होता है, क्योंकि क्रिकेट आपने सारी जिंदगी सीखनी होती है। अगर कोई प्लेयर ये समझता हो कि यार अब मुझे वाकई समझने की जरूरत नहीं है और मैं परफेक्ट हूँ, ये मुझसे क्या बात कर, तो मेरे ख्याल में ना बस समझे कि उस प्लेयर का डाउनफॉल शुरू हो गया। और साथ में प्लेयर्स के बीच में कोचेस की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीनियर्स हैं उनको पता, एक बाप को पता होना चाहिए कि उसके घर में बच्चों को किसको ज्यादा प्यार से समझाने की जरूरत है या किसी को थोड़ा कभी कभार कान से पकड़ लेना चाहिए। कान से पकड़ भी अगर लेना चाहिए तो उसमें बड़े को उस बच्चे का फायदा नजर आता है जी। तो ये एक चीज है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने 1 महीने की बात की, उस 1 महीने के अंदर मैंने जो चीज सामने नजर रखी है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। कि कोच कप्तान की कम्युनिकेशन में कमी नजर आ रही थी मुझे, कोच प्लेयर्स की कम्युनिकेशन, ट्रेनर प्लेयर्स की कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों में मैंने 1 महीने के अंदर बहुत कुछ देख लिया था। तो कम्युनिकेशन वो चीज है जो कि डेफिनेटली कि अगर मुझे यूसुफ से कोई प्रॉब्लम है तो भाई मैं जाके यूसुफ से गपशप लगाऊं ना, बात करूं। तीसरा बंदा तो हमारे बीच में बैठ के हमारे मसले को हल कर रहा है, जब मसला मेरा और यूसुफ का है। तो ये वो कम्युनिकेशन है जो कि मैंने 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा मिस की है। और जब सीनियर्स हमारी टीम में भी होते थे, हमारी टीम में हमारी भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर्स जो थे ना, एक तो उनकी हम सब इज्जत करते थे, फिर कोई बात होती थी तो हम उनके साथ डिस्कस करते, या वो हमें छोटे भाई के तौर पे हमारे साथ डिस्कस करता था कि शायद तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह ठीक कर लो। तो आपको रिस्पेक्ट के तौर पे देखते थे कि यार ये बंदा मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 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 इंपॉर्टेंट। बट रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीजें तो आपकी मैनेजमेंट को भी इस पे बैक करना पड़ता है। अभी जैसे ज़राए ये बताते हैं कि सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी से मिलने गए हैं और आने वाले वक्त में वो शायद पाकिस्तान की फिर से कोचिंग करते हुए दिखेंगे। बट द लास्ट टेन्योर दैट सकलैन मुश्ताक वाज देयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया कि ये प्लेयर्स उनसे ज़्यादा बड़ा समझने लगे खुद को और डायरेक्ट हो गए चेयरमैन साहब से। ये चीज़ें तो फिर चेयरमैन को भी स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, तभी ये प्लेयर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट रखेंगे अपने कोच की। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सही कहा सवेरा आपने। लास्ट जो मैंने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान अगर किसी प्लेयर के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता था तो कप्तान सीधा चेयरमैन के पास चला जाता था, चेयरमैन से वो बातें मनवा लेता था। तो चीफ सेलेक्टर की तो रिस्पेक्ट खत्म हो गई ना, उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई कि हर चीज अगर कप्तान जाके चेयरमैन के साथ सारे मसले हल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान की थी उससे हट के वो बाईपास कर रहा है। तो आई मीन के पे तो सारी बातें प्रॉब्लम्स आती हैं सवेरा। वैसे भी ये किस हद तक ज़रूरी है कि आप कोच अगर है या चीफ सेलेक्टर है तो कप्तान
और दूसरे लोगों को उसमें एक वोटिंग का या इख्तियार नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में, ये सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार होना चाहिए, ताकि कोच और कप्तान एक साइड पे रहें, टीम सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कमेटी बनाए। 15 की टीम सिलेक्शन कमेटी को बनाना चाहिए, लेकिन कंसर्न साथ बातचीत ज़रूर करनी चाहिए कैप्टन से भी और कोच से भी। लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो चीफ सिलेक्टर के पास और सिलेक्टर्स के पास होनी चाहिए 15 की। यानी वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए कप्तान और कोच के पास? नहीं, मेरा नहीं, 11 उनकी मर्जी से खेलने। ठीक है, 11 उनकी मर्जी से 11 तो उनकी मर्जी होनी चाहिए, जिन्होंने टीम लड़ानी है, जवाब उन्होंने देना है कि अब 15 टीम बन गई है। उसमें भी आप बता, अगर आपको कुछ समझ आ रही है कैप्टन और कोच को, आप चीफ सेलेक्टर से बात कर सकते हैं। अगर सब एक पेज पे आते हैं तो उसको बट यूसुफ, सॉरी कता कलामी की माजरत, फिर यहाँ ये मसाइल हमारे मुल्क में और भी होते रहे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब जब हमारे साथ बैठे, मोहम्मद वसीम साहब जब हमारे साथ बैठे, तो उन्होंने ये बात कोट की कि जिस लड़के पे बहस हुई, बहस के बावजूद मैंने अपना फुट डाउन करके उसको 15 में रखा, तो उन्होंने उसको बेंच से उठाया ही नहीं, वो 11 में खेला ही नहीं, वो बेंच पे ही बैठा रहा। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो 11 में खेला ही नहीं, तो फिर तो उन्होंने कहा कि कर लो जिसको करना है। उसने तो अपना किया है ना काम, उसने तो 15 में लिया है ना। अब ये तो कोच और कैप्टन का काम है उसको देखना कि अगर एक चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर कह रहे हैं कि ये इस लड़का ने परफॉर्म किया हुआ है, अगर बगैर परफॉर्मेंस के कह रहे हो तो फिर तो बात समय में आती है। अगर उसका रिकॉर्ड है, उससे परफॉर्मेंस की हुई है, तो आपको अपनी बेंच को चेक कर लेना चाहिए। तो ये वही टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको बात मान लेनी चाहिए, जब तक मशवरे से काम नहीं ना चलेगा। बिल्कुल सबके। हाँ, एक बहुत ही बात समझ में नहीं आ रही, वो एक और बात है, लेकिन अगर बात समझ में आ जाती है, आप सब एक पेज पे आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है। जितना हम मिल के चलेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि इधर उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जी, यूनिटी बिल्कुल, एक पेज पे सब आ जाएं, इंशाल्लाह टीम बन जाएगी दोबारा, कोई मसला नहीं है। इधर टैलेंट है, उनको स्किल को बेहतर करना है, उनकी चीज़ों को बेहतर करना है, इंशाल्लाह दोबारा ट्रैक पे टीम आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हम सबको भी ट्रैक पे आना है, और जो एक ही ट्रैक हो जी, सिंगल ट्रैक पे आना है। जी लाला सवेरे, जब वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम जीत रहे होते हैं तो कप्तान अपना क्रेडिट ले रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी अपना, चेयरमैन अपना ले रहा होता है। जब हारते हैं तो हम सारे एक जगह क्यों नहीं हो जाते? हम उस वक्त एक दूसरे पे ब्लेम गेम क्यों खेलना शुरू कर देते हैं? ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ब्लेम गेम, जब जीत का सहरा सबको जाता है तो फिर हार की जो सारी बैकलैश है, जिम्मेदारी, जीते हारे सब एक ही हैं, सब एक पेज पे हों। हम की आवाज आएगी ना, बिल्कुल, फिर ठीक रहेगा। बिल्कुल, ये हम की आवाज बहुत, मैं और तुम नहीं होना चाहिए, हम की आवाज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। लाला, अगला जो अब हम देखते हैं पाकिस्तान टीम का, और पाकिस्तान टीम ने फ़ौरन ट्रैवल करना है, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होती है और 12 तारीख को पाकिस्तान टीम नीड्स टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, और वहाँ पे 5 T20s खेलने हैं और 3 ODIs खेलने हैं। क्या इस T20 में आपको लगता है कि ये हमारे पुराने लड़के क्या बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, स्पेशली बैटिंग में अगर मैं बात करूँ तो? सवेरा, देखिए जैसे अभी ये आ जाएंगे, क्या नाम है इसका, साइम अयूब अवेलेबल होगा मेरे ख्याल नहीं होंगे, अभी अवेलेबल नहीं होंगे, 10 हफ्ते हैं उनके। या सवेरा, पहले तो ये कि आपने जो अभी बेंच पे बिठाए हुए थे, इसमें एक आधा प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि क्योंकि साइम नहीं है, तो आपको मैं समझता हूँ कि उन प्लेयरों को भी चांस देना चाहिए। दूसरा ये कि आप 2-3 लड़कों को रेस्ट कराएं, बनता है उनका, ठीक है। आप अच्छे परफॉर्मर हैं, हमारे पास हैं पीछे, आप उनको न्यूजीलैंड का टूर कराएं, उनको पूरा मौका दें, 5 मैचों का मौका दें, आप अपने लड़कों को ट्राई। लेकिन मैं चाहूंगा कि 3-4 सीनियर लड़के जो है ना वो रेस्ट करें इस टूर पे। 3-4 सीनियर लड़कों को, 3-4 सीनियर लड़के शायद साहब आपके ख्याल में कौन से होने चाहिए? अगर आप मुश्किल सवाल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आप बॉलिंग में से एक आधा को बिठा दो, बैटिंग में से 1-2 को बिठा दो, इस तरह करके कर सकते हो। मतलब ये जितने भी दोनों शोबों में, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक। यूसुफ भाई, आपके ख्याल में कुछ 3-4 लड़के रेस्ट करा के कुछ नए लड़कों को मौका देना चाहिए? जरूर करना चाहिए, रेस्ट दे दें और नए लड़कों को मौका दें, जो बेंच पे थे उनमें से दे दें। स्पेशली T20 में तो आपको देखें ना, 1 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है, तो आपको अभी से तैयारी है। जैसे इंडिया ने की है, वर्ल्ड कप जीत के उनके 3 मेन प्लेयर जो जडेजा भी गए, विराट भी गए, बहुत बड़े प्लेयर थे, तीनों बड़े मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच एक बंदा, तो फाइनल का मैन ऑफ द मैच। तो आपको भी इधर देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जॉस बटलर ने दिखाई, इस तरह हमारी तरफ से बेहतर चीज़ें आनी चाहिए, ताकि
कोई वो ना हो, जैसे कोई बुरा ना लगे किसी को, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। आप भी नाम नहीं बताएंगे किन प्लेयर्स को बैठ जाना ठीक है, जैसे आपने कुछ बॉलिंग में, कुछ बैटिंग में, फील्डिंग में भी जरूरत है कोई। फील्डिंग की आपने बात की तो मेरे ख्याल से सबको बैठना पड़ेगा। जी लाला, दो में तो आप मिक्स करके कोई नई टीम बनाएं। यूसुफ फील्डिंग की बात कर रहा है, मैंने कहा फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर तो सारों को बैठना पड़ेगा जब हम फील्डिंग की बात करेंगे। बट यस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बैटर्स पे ज़्यादा एम्फसाइज इसलिए किया था क्योंकि जब हम बॉलर्स की बात करते हैं और T20 की बात करते हैं तो ये हमारे जो बॉलर्स हैं वो मेजरली T20 में ही तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। ये जो 4 ओवर्स हैं उन्हीं में तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बिकॉज 10 ओवर पे आते आते इनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। बैटर्स के लिए हाँ, जो हम स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और T20 की टीम ओवरहॉल करनी पड़ेगी। लाला सवेरा, आपको T20 के अंदर क्योंकि तैयारी करनी है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी से आपको इस टूर से ही तैयारी शुरू करें। जिनको देखना है, जिनको बैठाना है, जिनको खिलाना है, किनको कितना खिलाना है, ये पूरा टीम का हर प्लेयर का प्लान बनना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा लाला, आपकी जो है एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पे बड़ी दिख रही है और बड़ी वो, मतलब हम पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस कप की ट्रॉफी नहीं उठाई बट आप चैंपियंस कप की ट्रॉफी उठा के घूम रहे हैं, सीधा ही घर ले जाना थी लाला। तो मेरा यकीन माने, वो तो शुक्र है कि 2017 में सरफराज की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पे आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये एक दफा आई हुई है, इस बार किसी के पास जा रही है तो जाए। मैंने कहा चलो मैं तो हाथ में उठा लूं, अगर टीम ने नहीं उठाई, अगर रिजवान ने नहीं उठाई मैं ही उठा लूं। यूसुफ साहब, ये किस हद तक आपके ख्याल में अब 2026 के वर्ल्ड कप अगर हम सामने रखते हैं, किस किस्म की हिकमत अमली की ज़रूरत है? क्या सिर्फ खिलाड़ियों के हवाले से होनी चाहिए या जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए होनी चाहिए? नहीं, देखिए ना उसमें मैंने कहा ना, स्किल डेवलप करने के लिए कोचिज़ का भी सही अपॉइंटमेंट होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि आज की खबर है, सकलैन इज द बेस्ट चॉइस। अब इसके साथ इन्होंने कौन से लेने, ये देखने वाली बात है। वो आपके पास देखिए, बैटिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर बैटिंग कोच होना चाहिए जो इनकी स्किल पे काम करे, जो इनकी स्किल को और बेहतर करे। टैलेंट है लेकिन उस स्किल पे काम नहीं हुआ, उसको बेहतर करना है। उसके लिए आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, पहले 6 ओवर में कैसे क्रिकेट खेलनी है, अगले जो 6-7 ओवर हैं जब फील्डिंग खुल जाती है उस वक्त कैसी क्रिकेट खेलनी है, आखिर के 3-4 ओवर में कैसी क्रिकेट खेलनी है। तो ये पूरी प्लानिंग है, ये ऐसे नहीं मुंह उठा के T20 में चले जाएं। नहीं, पूरी प्लानिंग करके, पूरी प्रैक्टिस करा के, सारी चीज़ें करके फिर आपको आगे पूरी क्रिकेट खेलनी है। जैसे शाहिद ने भी कहा, पूरा प्लान होना चाहिए सबका। बिल्कुल, 1 साल का टाइम है हमारे पास। अब इन नए लड़कों को खेलने दें। 17 या 18 T20 है, मैं वर्ल्ड कप 17 T20, तो आपको नजर आ जाएंगी चीज़ें। अगर खुदा न खास्ता में ये आप अज्यूम कर लें को आप वर्ल्ड कप में फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये तो पहले भी हो ही रहा है, तो नए लड़कों से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीम बन जाएगी। आगे 27 का वर्ल्ड कप है, फिर 28 का है। लेकिन ये तो आप पिछले 4 टूर्नामेंट देख लें, हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। 23 T20s हैं एशिया कप के अलावा, और एशिया कप भी जो है वो T20 फॉर्मेट में होगा। So 23 T20s एंड देन एशिया कप के T20, उसके 4 तो पक्के हैं ना, बिल्कुल सेमीफाइनल तो खेलना ही है ना। अब इसमें भी अगर लाला हम टीम ना बना सके तो फिर हम कब बनाएंगे टीम? बस मेरा भी यही सवाल है आपसे कि इसमें नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? एग्जैक्टली। सो अच्छा खासा मौका है। अब ये तो टूर्नामेंट खत्म हो गया मेरा ख्याल से, तो पाकिस्तान टीम को अभी से भेज देना चाहिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम अभी यहाँ पे क्या कर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग ऑन, बट पाकिस्तान टीम कि कोई अब कोई और ज़रूरत और कोई और वो नहीं है कि पाकिस्तान टीम कहीं फीचर करेगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। थैंक यू लाला फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।